शुरू कर दी। अच्छा, देन उसके बाद अपनी सीआरडी में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये याद कर लेना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैम पूछेंगी, किसी भी जो है डिज़ाइन के पूछ सकती हैं। आरसीबीडी के हों, सीआरडी के हों, अगर एलएसडी इंक्लूडेड है तो उसके भी पढ़ना है। इसमें भी उन्होंने वही बात की है कि डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है, जितने मर्ज़ी आप नंबर ऑफ रेप्लिकेशन और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ले लें, मिनिमम 2 लिए जाते हैं, ठीक है? मिनिमम 2 ट्रीटमेंट, 2 रेप्लिकेशन। मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट्स का ये होता है कि आप ज़्यादा ना करें, और रेप्लिकेशन का भी ये होता है, जितनी ज़्यादा रेप्लिकेशन हो जाती हैं, उतना ही आपका एक्सपेरिमेंटल एरर कम तो होता है, लेकिन डिज़ाइन जो है ना, वो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, वो ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल होता है, रिज़ल्ट निकालना। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देता है, ठीक है? देन उसके बाद आरसीबीटी देता है, देन एंड पे एलएसटी। ये सिंपल डिज़ाइन होता है और इसको ईज़िली हम अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। अनइक्वल जिस हमने बात की थी, इक्वल रेप्लिकेशन दोनों के लिए जो है ये यूटिलाइज़ हो जाता है। वही वाली बात है कि आपके जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मिसिंग हो तो इस मिसिंग डज़न्ट, अच्छा कॉम्प्लिकेट एनालिसिस, अच्छा यहाँ उन्होंने कहा मिसिंग जो ऑब्जर्वेशन होती है कैन बी डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लेकिन सीआरडी में तो ये है कि मिसिंग अगर वैल्यू है तो इतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आरसीबीडी में मिसिंग वैल्यू से वो अफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ हमने ब्लॉक्स बनाने होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसा मैंने ऊपर बात की है ना कि ट्रीटमेंट का नंबर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बेशक ये आपको इस चीज़ में अलाउ करता है कि आप नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स रख सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रखोगे तो फिर इतना रिलायबल नहीं होगा रिजल्ट। देन उसके बाद होमोजेनियस डाटा होना चाहिए, अगर उसके अलावा हेट्रोजीनियस है तो सीआरडी अप्लाई नहीं होगा। और अगर हेट्रोजीनियस है तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप आरसीबीडी में बनाते हो, एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए। क्योंकि जितना आपका डाटा उसमें वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो उतना जो उसमें एरर आने का खतरा होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लॉक्स बनाने से आपका एक्सपेरिमेंटल एरर, जिससे हमने पीछे बात की है, वो कम हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अनोवा। इनसिग्निफिकेंट एफ टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है ना वो काइंड ऑफ फेल हो चुका है, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट्स के दरमियान जो है डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं किया, डिटेक्ट नहीं किया। और जब भी एफ टेस्ट यानी आपके पास जो एफ रेशियो आती है, एफ कैलकुलेटेड जो है, जब उसको आप कंपेयर करते हो एफ टेबल टेबल वैल्यू के साथ, तो अगर वो इनसिग्निफिकेंट आती है तो कौन कौन सी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो क्या है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो कितना आ रहा है। अगर लार्ज आ रहा है, साइज ज़्यादा है उसका, तो उसका मतलब ये है कि आपका ट्रीटमेंट में या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जितना भी है उसमें कोई ना कोई इशू है, या तो आपका एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन है जो आप यूज़ कर रहे हो, स्टेटिस्टिकल डिज़ाइन, वो सही नहीं है। और न्यूमेरिकल डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। और अगर वो चीज़ें यानी आपका एक्सपेरिमेंटल एरर और न्यूमेरिकल डिफरेंसेस ये दोनों चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो आपने उस रेपिटेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें भी आपने पढ़ लेनी है। देन उसके बाद ये इसको एक दफ़ा देख लेना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले इस तरह से यहाँ से बता सकते हो कि इट इज़ अ गुड इंडेक्स ऑफ reliability of the experiment, express क्या करता है, amount of experimental error relative to the size of data। ये जितना आपका डाटा है उसके हिसाब से आपका एरर कितना आ रहा है। एरर कम आ रहा है मतलब ये कि रिलायबल है। आगे उन्होंने यही बात की है, स्मॉल वैल्यू ऑफ सीवी इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर रिलायबल। अब आप ये देखें, यहाँ उन्होंने ये वो रेंज बता दी है कि 20 तक मैक्सिमम हो सकती है, और वो भी डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट की नेचर पे। 10% से कम आना चाहिए आपके लैब के लिए, लैब के एक्सपेरिमेंट्स में जब आप कर रहे हो, ठीक है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10% से कम आना चाहिए। और फील्ड में अगर आप जा रहे हो 20% से कम आना चाहिए।
और अगर एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट है, यानी जब आपने इसको कंपेयर किया एफ टेबल वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो दो ट्रीटमेंट हैं उनके दरमियान डिफरेंस है। क्या हुआ है, सारे सो गए हैं? जी जी, सुन रहे हैं आपकी आ बात। रही है, आ रही है समझ। नहीं नहीं, समझ आ रही है, समझ आ बहुत रही है। अच्छी समझ आ रही। ठीक है। अच्छा, जब आपने दो ट्रीटमेंट मीन्स के दरमियान जब आपने देखना होता है कि सिग्निफिकेंस कितनी है, उनका डिफरेंस देखना है, तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल इस्तेमाल करते हो, जिसे हम सीआई बोलते हैं ना, वो चीज़ें। हम्म। देन उसके बाद यहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक मैम ने जो लेआउट नहीं बनाया था क्लास में, कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, स्ट्रक्चर डाटा हो या फिर न्यूमेरिकल डाटा हो, तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्स कर्व क्वालिटेटिव में आती है। ये चीज़ें भी याद रख लेनी है। एक दफ़ा आप लोगों ने जो लेक्चर्स लिखे हुए हैं ना, वो भी आप लोग पढ़ लेना। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनप्लान्ड पेयर कंपैरिजन, अनप्लान्ड कंपेयर कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब आप एक ट्रीटमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपने ये ट्रीटमेंट जो है वो आप उस पर आप डिज़ाइन लगाओगे, ये इतनी ये डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो उसमें आप पहले प्लान नहीं करते। आपको नहीं आइडिया होता कि किन ट्रीटमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो आप देन DMRT टेस्ट उस पर यूटिलाइज करते हो। ये चीजें आ सकती हैं, वो डिफरेंस पूछ सकती हैं, डिफरेंशिएट करने को कह सकती हैं कि आप पेयर कंपैरिजन के दरमियान डिफरेंशिएट करें प्लान्ड और अनप्लान्ड का। देन उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कॉमन यूज टेस्ट कौन से हैं, उसमें आपने ये चीजें बता देनी है। फिर कंट्रास्ट का पूछ सकते हैं, कंट्रास्ट की यहाँ ये आ रही है इसकी डेफिनेशन, ये आपने याद कर लेनी है। ये थोड़ी सी इसकी चीजें जितनी उन्होंने लिखी हुई हैं ये आप याद कर सकते हैं यहाँ तक। रिस्पॉन्स कब कब करनी है, when treatments are different levels of quantitative factors। ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। फिर CRDT टेस्ट, और आगे वो एग्जाम्पल शुरू हो जाती हैं जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली हैं। देन अगर RCBD पे आए, तो RCBD का भी आज हमने डिस्कस किया है शुरू शुरू में, जिसमें मैंने बताया था कि रेंडमाइजेशन इसमें भी होती है। कंप्लीट ब्लॉक मीन्स कि कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी चीजें हाईलाइटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि विद इन ब्लॉक्स जो है वो डाटा होना होना चाहिए होमोजीनियस। लेकिन अगर दो ब्लॉक्स को कंपेयर करें तो उनके दरमियान डिफरेंस भी आना चाहिए। ये डिज़ाइन भी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मिनिमम आप दो ट्रीटमेंट्स रख सकते हो, रेप्लिकेशन रख सकते हो, इससे और कम में नहीं आपने जाना। सिंपल है। अच्छा, ये तब सिंपल है जब आपकी कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन ना हो। कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी ना, तो आपका ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। तभी तो इसको रेंडमाइज जो है कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं। देन आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया है वेन द वैलिडिटी, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। इसमें उन्होंने यही बोला है कि जब आप ब्लॉक्स के दरमियान आपका डिफरेंस ज़्यादा होता है, ब्लॉक्स के दरमियान, तो प्रिसीजन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो सम ऑफ स्क्वायर है ना, उसके लिए, ब्लॉक के लिए, उसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जितनी आपकी डिफरेंस ज़्यादा आएगा ब्लॉक्स के दरमियान, तो उतना ही आपको जो ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर है वो मिल जाएगा, और उतना ही कम होगा एक्सपेरिमेंटल एरर। जैसे हमने पीछे बात की थी कि हम ब्लॉकिंग से, रेप्लिकेशन से, इन सब चीज़ों से MSE यानी मीन्स स्क्वायर एरर या फिर एक्सपेरिमेंटल एरर, इनको आप कम कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने देखने हैं, कि वन डायरेक्शन में एक जो है ये कर सकता है, सिर्फ चेंज दिखा सकता है, बता सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। अगर हमने दो डायरेक्शंस में जाना है तो उसके लिए LSD यूज होता है, लेटिन स्केयर डिजाइन। अगर आपके ट्रीटमेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है तब ये सूटेबल नहीं है। सेम गोज फॉर CRD। और अगर आपके ब्लॉक्स जो हैं होमोजेनियस नहीं है, तो फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लॉक का साइज बढ़ने की वजह से, तो उनके दरमियान, ब्लॉक्स के दरमियान जो है वो चेंज ज़्यादा आएगा, जो हमारे डिज़ाइन का एम नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि ब्लॉक के अंदर
हमें होमोजेनियस डाटा मिले। अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो वो इस केस में प्रॉब्लम कॉज करेंगी। बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। 1-2 होंगी तो वो काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा होंगी तो फिर नहीं। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए अगर देखी जाए एरर की, तो वो कम है आरसीबीडी, क्योंकि इसमें हम ब्लॉक्स बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सीआरडी। और बाकी ये एग्जांपल्स ही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। सबको समझ आ गई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ आई, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि जो कल की क्लास है उसकी टाइमिंग क्या होगी? कल की क्लास की टाइमिंग तो मेरे ख्याल से तो यही होगी, 10 बजे, 10 सवा 10। लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अमारा ने पढ़ाना है फिक्टोरियल, तो एक टाइम पे हम फिक्टोरियल कर लेंगे और दूसरा राबिया ने पढ़ाना है हमें स्प्लिट प्लॉट। तो अगर कल दोनों हो सकते हैं तो फिर टाइमिंग हमें थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमने एक ही डिज़ाइन पढ़ना है पिक्टोरियल तो फिर यही टाइमिंग होगी जो 10:15 की है, 10 सवा 10। कल ही कंप्लीट कर लेते हैं दोनों, टाइम तो कम है फिर। ये अब उन पे डिपेंड करता है जिन्होंने पढ़ाना है, सही। उनसे डिस्कस कर लेंगे, और फिर वो जो ग्रुप में मैसेज आ और जाएगा। जो कल का और जो कल का लेक्चर हुआ था सीआरडी का, तो उसमें फिर उसकी रिकॉर्डिंग की थी आपने? हाँ जी, उसकी मौजूद है। ठीक उसकी पहली वाली मिसिंग है क्योंकि वो मीटिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, पहली वाली मिसिंग है। है। लेकिन बाकी 2 रिकॉर्डिंग्स की मौजूद है। सही, थैंक यू। ओके, फिर खत्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल कर लेंगे बाकी थैंक यू फिक्टोरियल। सो मच ओके, महम, थैंक यू। यू थैंक्स आर अ लॉट, वेलकम। ओके टेक जी, केयर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।